बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम व अहलुहु। तो बेटे, जो आज हम टॉपिक लेकर आपके साथ मुखातब होने वाले हैं, टाइटल ऑफ टॉपिक इज द आइन एंड इट्स क्लासिफिकेशन। जो पीछे मैं बड़ी डिटेल से हर टॉपिक को डिस्कस करने की कोशिश करता हूं, तो उसका इसमें हमें फ्रूट भी मिलेगा कि आपको ऐसा लगेगा ये टॉपिक हमने पहले ही बहुत सारा पहले समझा हुआ है। तो आइए इसके ऊपर बात करते हैं। तो बात करने से पहले अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह इस टॉपिक को मेरे लिए समझाना आसान करे और आप सबके लिए इसको समझना आसान करे, और इस इल्म को हम सब के लिए दुनिया और आखिरत में नफा बख्श बनाए। तो बेटे, टॉपिक का टाइटल है आइन्स और उसकी क्लासिफिकेशन। तो आइन्स किसको कहते हैं? तो आइन्स मैंने कहा है एनी स्पीशी। कुछ नए वर्ड यूज करता हूं ताकि आपका वोकैबुलरी भी आपकी इंक्रीज होती जाए। तो स्पीशी असल में दर हकीकत बायोलॉजिकल वर्ड है जिसका मानी होता है एनी बॉडी। वो बॉडी कोई लिविंग भी हो सकती है, नॉन लिविंग भी हो सकती है। यहां पर लिविंग और नॉन लिविंग का तज़किरा तो नहीं है, यहां पर वो बॉडी जो है जिसका तज़किरा हो रहा है वो कहा जा रहा है कि कोई एटम हो सकता है या कोई ग्रुप ऑफ एटम हो सकता है। ये है जी कोई, ये कहने से मुराद के एनी बॉडी, ये कोई या कोई एटम जैसी बॉडी हो सकती है या ग्रुप ऑफ एटम जैसी। विच कैरी आइदर चार्ज। वैसे मैंने तो पूरा लिखा है आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, लेकिन अगर आप पॉजिटिव और नेगेटिव ना भी लिखें, सिर्फ आइदर चार्ज लिखते हैं, बात फिर भी पूरी है, क्योंकि चार्ज की टाइप ही सिर्फ दो होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो वो अंडरस्टूड हो गया, आइदर कहा है तो या पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो उसको आइंस कहते हैं। यहां कुछ एग्जाम्पल दी हैं। H पॉजिटिव आइन, N पॉजिटिव आइन, Cl नेगेटिव आइन, O डाई नेगेटिव आइन, और दैट इज अ फास्फेट। ये रेडिकल है, रेडिकल में मैं पढ़ाकर आया हूं। इसको फास्फेट रेडिकल कहते हैं क्योंकि फास्फोरिक एसिड से ड्राइव है H3PO4 से। जानबूझकर इसको यूज किया कि कुछ मजीद प्रैक्टिस हो जाए। ये कार्बोनेट इस रेडिकल को कहते हैं क्योंकि ये ड्राइव है एक एसिड से जो कि कार्बोनिक एसिड है H2CO3। आपके तमाम सॉफ्ट ड्रिंक्स में कार्बोनिक एसिड होता है। जब कोक 7 अप को फिलिंग की जाती है तो अंडर प्रेशर उस वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड ऐड की जाती है। वो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ एक्ट करके ये वाला एसिड बना देती है, और इसी वजह से अगर आप ज्यादा खाना खा लें तो आपको ऐसा फील होता है, ज्यादा खा लें तो डाइजेशन में किसी की हेल्प चाहिए, किसी भी ड्रिंक की, तो आप 7 अप पिए तो आपको फील होता है कि मेरी डाइजेशन जो है वो आसान हो गई। क्योंकि जब आप कोई सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं तो दर हकीकत आप एसिड ड्रिंक करते हैं और उसमें कार्बोनिक एसिड है। इसीलिए तमाम तलीमी इदारों में कहा जाता है कार्बोनेटेड वाटर बेचने पर पाबंदी है, यानी आपके स्कूल कॉलेजेस में बॉटल आपको अवेलेबल नहीं होती सॉफ्ट ड्रिंक की, क्योंकि ये कंटिन्यूस अगर पीते रहें तो एसिड की वजह से हमारा जो डाइजेशन है या स्टमक है वो वीक हो जाता है। तो ये है जी आइंस। आइंस की क्लासिफिकेशन भाई, इसको तो और भी बड़े स्पेक्ट्रम में बात की जा सकती है। तो यहां पर जो आइन की क्लासिफिकेशन है ना, जो आपके सिलेबस में बात की गई है, वो किसकी बेस पर है? इन पर मौजूद या प्रेजेंट चार्ज की बेस पर है, जिसकी बेस पर कुछ आइंस ऐसे हैं जिनके ऊपर, जैसे कि आपने देखा है, पॉजिटिव चार्ज होता है तो उनको केटाइंस कहते हैं, और कुछ आइंस ऐसे हैं जिनके ऊपर आपने देखा है क्या नेगेटिव चार्ज मौजूद होता है तो उसको एनाइंस कहते हैं। तो टाइप ऑफ बेस के ऊपर आइंस को क्लासिफाई किया जा सकता है केटाइंस में और एनाइंस में। वैसे आगे फर्दर केटाइन को भी या एनाइन को भी क्लासिफाई किया जा सकता है, किसकी बेस पर? नंबर ऑफ चार्जेस की बेस पर। जैसे आपने ये एक एनाइन देखा तो इसके ऊपर चार्ज जो है वो डाई नेगेटिव है, 2 नेगेटिव है। आपने ये एक आइन देखा तो इसके ऊपर 3 नेगेटिव है, ये डाई नेगेटिव एनाइन कहलाएंगे, ये ट्राई नेगेटिव एनाइन कहलाएंगे। इसी तरह अगर इसमें एक और चीज का इजाफा कर दूं Ca डाई पॉजिटिव, तो ये डाई पॉजिटिव केटाइन कहलाएंगे, ये मानो पॉजिटिव केटाइन कहलाएंगे। ये डिस्कशन आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैंने ये फिर भी आपसे बात की कि केटाइंस को भी फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं, किसकी बेस पर? नंबर ऑफ चार्ज की बेस पर जो कैरी करते हैं। और अनाइंस को भी फर्दर आप क्लासिफाई कर सकते हैं, किसकी बेस पर? उन पर प्रेजेंट नेगेटिव टाइप के चार्ज की बेस पर। फर्दर है जी केटाइन। तो हमने कह दिया है कि ऐसी स्पीशी जिनके ऊपर आइदर क्या भी पॉजिटिव चार्ज मौजूद होगा तो उसको केटाइन कहेंगे। इनकी एग्जांपल्स मैंने यहां से पिक की है, आप जितनी मर्जी एग्जांपल लिख लें, आपने लिखी भी है, आपने देखी भी है, तो नंबर ऑफ एग्जांपल आपकी हो सकते हैं। तो ऑल दीज आर क्या भी केटाइंस।
केटाइंस की फॉर्मेशन कैसे हो सकती है, मैं पहले डिटेल से बात आप करके आया हूं। एक मैथ समझाया था कि जिस पार्टिकल या एटम के ऊपर जीरो चार्ज होता है वो सिर्फ इसलिए होता है कि उसके अंदर जो मौजूद पॉजिटिव टाइप के पार्टिकल्स हैं, जिसको हम प्रोटॉन्स कहते हैं, जो कि कहां पर मौजूद होते हैं, जो कि न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं, उनके नंबर्स इक्वल टू इलेक्ट्रॉन अगर हों जिनके ऊपर टाइप चार्ज की नेगेटिव होती है, जो कि न्यूक्लियस के अराउंड स्पिन करते हैं, तो अगर इनके नंबर्स बराबर हों तो फिर मेरा बेटा ये कैंसिल आउट कर देते हैं दूसरे को, और नेट चार्ज इन पर क्या आता है, जीरो। अब यहां पर केटाइन फॉर्मेशन देखो तो केटाइन कब बनेगा, ये जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं ये न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, और न्यूक्लियस जो है वो एटम के सेंटर में मौजूद होता है, लिहाजा ये प्रोटेक्टेड होता है बाय द अदर नंबर ऑफ शेल्स जो उसके अराउंड मौजूद होते हैं। लफ्ज बोला प्रोटेक्टेड, जिसका मतलब कि न्यूक्लियस अंदर होने की वजह से इसके अंदर पॉजिटिव टाइप के पार्टिकल्स ऐड करना या रिमूव करना आसान नहीं होता, इसलिए नंबर ऑफ प्रोटॉन या पॉजिटिव टाइप ऑफ पार्टिकल्स को हम कहते हैं कि इनके नंबर्स फिक्स हैं। तो फिर जो आसानी से जो नंबर चेंज हो सकते हैं पार्टिकल्स के, वो नेगेटिव टाइप के हैं, यानी इलेक्ट्रॉन्स टाइप के। तो फिर मैं समझाया था कि अगर फॉर एग्जाम्पल इसको गौर से देखो, जो पहले पॉजिटिव टाइप का पार्टिकल था, तो अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन आप रिमूव कर देते हैं तो अब इसमें बाकी कितने इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव टाइप के पार्टिकल्स रह गए, टू। तो ये टू नेगेटिव टाइप के पार्टिकल या टू इलेक्ट्रॉन दो पॉजिटिव पार्टिकल्स को जो बैलेंस कर देंगे, लेकिन एक पॉजिटिव चार्ज जो है वो कैंसिल या बैलेंस नहीं होगा, तो ये फिर उस पार्टिकल के ऊपर अपीयर हो जाएगा। लिहाजा इस मैथमेटिक्स में हमने देखा कि एक इलेक्ट्रॉन के माइनस कर देने से पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज अपीयर हो जाता है पॉजिटिव, और बन जाता है वो केटाइन। दूसरा मैथमेटिक्स, अगर आप एक फर्दर इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन बाहर रिवॉल्व करते हैं तो इसमें एडिशन या रिमूवल इनका आसान होता है, तो अगर आप दो इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देते हैं तो पीछे कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, नेगेटिव टाइप का पार्टिकल एक। तो ये एक नेगेटिव टाइप का पार्टिकल एक पॉजिटिव टाइप का पार्टिकल को तो कैंसिल कर देगा, तो फिर दो पॉजिटिव टाइप के पार्टिकल जो है वो एज सच बाकी बच जाएंगे, तो इस पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज अपीयर हो जाएगा डाई पॉजिटिव। तो इस मैथमेटिक्स में देखा कि इलेक्ट्रॉन के रिमूव कर देने से इलेक्ट्रॉन कहां पर होते हैं, बाहर मौजूद शेल्स में होते हैं, और इलेक्ट्रॉन कहां रिमूव होते हैं, बाहर वाले शेल्स में से रिमूव किया जाता है, क्योंकि बाहर जाकर एडिशन करना या बाहर से रिमूवल करना आसान है, किसी के घर के अंदर से जाकर कोई चीज उठाना वो आसान नहीं है, ना कोई उठाने ही देता है। तो इसलिए मैंने लिखा है कि केटाइन की फॉर्मेशन कैसे हो सकती है, ये इनकी फॉर्मेशन हो सकती है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन से, एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन से, फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ एन एटम, एटम के वैलेंस शेल से। अब ये भी मैं समझा चुका हूं कि किसी भी एटम, कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या एक इलेक्ट्रॉन उसमें से रिमूव करना आसान होगा, या दो इलेक्ट्रॉन रिमूव करना फिजिबली मुमकिन होगा। इसको क्या कहा था, इसको हमने ऑक्टेट रूल से कहा था कि हर एलिमेंट अपने वैलेंस शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन हासिल पूरे करना चाहता है। लिहाजा सोडियम की एग्जांपल फिर रिपीट हो रही है कि 11 इसका एटॉमिक नंबर है, टोटल इलेक्ट्रॉन इट हैज 11। इनकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरे में क्या 1। ऑक्टेट को पूरा करने के लिए इसके पास दो ऑप्शन है, या तो बाहर से 7 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड कर ले, या ये जो थर्ड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है इसको भी लूज कर दे और पिछले वाले शेल में फिर ये आपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर ले। तो ये अकली दलील है कि 7 इलेक्ट्रॉन किसी से लेना भी आसान नहीं है, कोई देने के लिए भी राजी आसानी से नहीं होगा। तो अगर आपने वैलेंस शेल में ये 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है तो फिर इसके पास बेस्ट ऑप्शन ये है कि अपने वैलेंस शेल में मौजूद 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, जो लूज होगा जो चला जाएगा उसको प्रोडक्ट वाली साइड पर लिखेंगे। तो 1 इलेक्ट्रॉन के जाने से मैथमेटिक्स में समझा कर आया हूं, उसके ऊपर चार्ज अपीयर हो जाएगा मानो पॉजिटिव। तो ये जो केटाइन है ये कहलाएगा मानो पॉजिटिव केटाइन। यहां दूसरी एग्जांपल कैल्शियम की है, इसका एटॉमिक नंबर 20 है। तो न्यूट्रल पार्टिकल्स में जितना उसका एटॉमिक नंबर होता है उतने ही मेरा बेटा उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 20 पूरे करते हैं, पहले में मैक्सिमम आ ही 2 सकते हैं, दूसरे में 8, फिर 8, ये 18 हो गए, और फिर यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे 2, तो फिर हो गए 20। अब इसको ऑक्टेट रूल के मुताबिक ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसके पास 2 ऑप्शन है, या तो बाहर से 6 इलेक्ट्रॉन इसमें गेन करे या इसको भी यूज कर दे। तो 6 इलेक्ट्रॉन लेना मुश्किल है, तो लिहाजा यही यूज करता है, क्लिक करता है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन को भी लूज कर देता है। जब इन 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो पीछे कितना इसका ऑक्टेट पूरा हो जाता है। ओके, समझ आ गई बात की। तो इसका ये ऑक्टेट पूरा हो जाता है,
तो 2 इलेक्ट्रॉन के लूज करने से अभी मैथमेटिक्स में समझा कर आया हूं, तो ये चार्ज करेगा डाई पॉजिटिव, तो दैट टाइप ऑफ कैटाइन विल बी कॉल्ड स्पेशली डाई पॉजिटिव कैटाइन। अगर इस मैथमेटिक्स को समझ गए तो यहां और मेरे लिए आसान हो जाएगा। तो एनाइन उसके उलट है, क्योंकि पॉजिटिव का उलट नेगेटिव चार्ज है, तो वो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन से कैटाइन बनते थे। तो फॉर्मेशन ऑफ एनाइन की बात करेंगे तो उसमें एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी इन द वैलेंस शेल ऑफ एन एटम। तो यहां पर फिर आ जाते हैं, तो 3 अगर पॉजिटिव थे तो पहले 3 नेगेटिव तो न्यूट्रल, तो अगर 1 इलेक्ट्रॉन आप बाहर से ऐड कर देंगे तो फिर ये 3 नेगेटिव 3 पॉजिटिव को बैलेंस कर देंगे, तो ये नेगेटिव बैलेंस नहीं होगा, ये उसके ऊपर अपीयर हो जाएगा। तो यहां पर Cl देख लो, एटॉमिक नंबर 17 है, कॉन्फ़िगरेशन इसकी पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, 10 हो गए, और यहां पर तीसरे में 7 इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट्रॉन के मुताबिक ये अपने 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए इसके पास क्या ऑप्शन है, या तो 7 इलेक्ट्रॉन लूज करे या बाहर से 1 गेन कर ले। तो इसके लिए आसान क्लिक क्या है कि ये 1 इलेक्ट्रॉन अब इस वैलेंस शेल में बाहर वाले शेल में ऐड करता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन ऐड होने के बाद इसका ऑक्टेट पूरा हो जाता है। 1 इलेक्ट्रॉन के ऐड होने पर ये क्या कैरी करेगा, इस मैथमेटिक्स को देख लो, तो मानो नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा। तो दैट आयन विल बी कॉल्ड स्पेशली मानो नेगेटिव एनाइन। ऑक्सीजन देख लो तो उसका एटॉमिक नंबर 8 है, कॉन्फ़िगरेशन पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 6। ऑक्टेट्रॉन के मुताबिक उसको ऑक्टेट को पूरा करने के लिए ये या तो 6 इलेक्ट्रॉन दे या बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन ले। ये तो 6 देता भी इसका पिछले वाला ऑक्टेट पूरा नहीं होता, तो इसके लिए तो ओनली ऑप्शन ये है, ये बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन ले। 2 इलेक्ट्रॉन जब ऐड होते हैं तो इस मैथमेटिक्स में देख लो, अगर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे तो 3 नेगेटिव 3 पॉजिटिव को बैलेंस कर देंगे, तो 2 नेगेटिव बैलेंस नहीं होंगे तो ये चार्ज के तौर पर इसके ऊपर अपीयर हो जाएंगे, कैसे डाई नेगेटिव की फॉर्म में। तो दैट डाई नेगेटिव इज अ डाई नेगेटिव एनाइन, इसको ऑक्साइड आयन कहते हैं। तो दैट इज ऑल अबाउट आयंस एंड इट्स क्लासिफिकेशन। जो इसका ट्रिकी पार्ट है इस आर्टिकल का, वो गौर से देखने वाला है, वो आपको कंफ्यूज करेगा अगर आपने मेरी बात ना समझी। तो गौर कीजिएगा, आगे है मॉलिक्यूलर आयन। तो अगर तो कोई एटम टाइप की स्पीशी होगी तो उसके ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज होगा, तो होगा वो भी आयन, तो उसको कह सकते हैं एटॉमिक आयन। लेकिन अगर स्पीशी जो है यानी जिसको बॉडी कहते हैं वो मॉलिक्यूल हो, तो अगर किसी मॉलिक्यूल के ऊपर कोई चार्ज मौजूद होगा, यहां देख लो मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं लिखा, मैंने सिर्फ लिखा कैरीज आइदर चार्ज। जब आइदर लिख दिया तो अंडरस्टूड है पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, तो फिर वो कहलाएगा मॉलिक्यूलर आयन। अब इसमें जो कंफ्यूज कर देने वाली बात है, बच्चा इस लेवल पर समझता है कि हर ग्रुप ऑफ एटम मॉलिक्यूल होता है। जब 2, 3, 4 एटम्स को इकट्ठा लिखा जाता है तो वो मॉलिक्यूल होता है। तो ये हर ग्रुप ऑफ एटम मॉलिक्यूल नहीं होता, हाँ सिर्फ वो ग्रुप ऑफ एटम मॉलिक्यूल होता है जो इंडिपेंडेंटली क्या कर सके, एग्जिस्ट कर सके। जैसे मॉलिक्यूल और उसकी क्लासिफिकेशन में मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को बड़ी डिटेल से बताकर आया हूं कि जब H2O बनता है तो इसके वैलेंस शेल में भी इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, वो पूरे हो चुके होते हैं, और ऑक्सीजन को 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, वो पूरे हो चुके होते हैं। इस वजह से H2O यूनिट इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की भी जरूरत पूरी है, उसका ऑक्टेट पूरा है, और हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो उसका डुप्लेट पूरा है। तो जो यूनिट इंडिपेंडेंट हो सिर्फ उसको मॉलिक्यूल कहते हैं। ये थोड़ा सा प्रैक्टिस से बात करेंगे। तो ये है जी मॉलिक्यूल। इसके तो वैसे ही हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, तो उसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो पहले में हो भी 2 ही सकते हैं, तो इसका ये भी इसका डुप्लेट पूरा, तो ये वैसे इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। लिहाजा हीलियम के इस एटम को हम हीलियम का मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं। मॉलिक्यूल और उसकी क्लासिफिकेशन में मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में मैंने कहा नोबल गैसेस जितने भी हैं उनके तमाम एटम्स को मॉलिक्यूल कहा जा सकता है, वजह भी बताई थी वहां पर। ये अमोनिया का मॉलिक्यूल है H3, ये मीथेन का मॉलिक्यूल है, और ये नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है। पहले ये फर्क करें कि जो ग्रुप ऑफ एटम लिखा गया है वो मॉलिक्यूल है। इसमें जैसे ये फास्फेट को मैं उठा लेता हूं, PO4, ये ड्राइव्ड हुआ है H3OH3PO4 से बाय द लॉस ऑफ 3H पॉजिटिव। तो ये वाला यूनिट है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, ये मॉलिक्यूल है। ये ग्रुप ऑफ एटम जिसके ऊपर ट्राई नेगेटिव चार्ज है, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता, ये फिर जो है ट्राई नेगेटिव, ये इसके साथ मिलकर दोबारा इस फॉर्म में कन्वर्ट होना चाहता है। तो लिहाजा ये जो है चूंकि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता, लिहाजा इस ग्रुप ऑफ एटम को जो है वो मॉलिक्यूल नहीं कहा जा सकता। इसको क्या कहते हैं, पीछे पढ़ा कर आया हूं, इसको रेडिकल कहते हैं। इसी का दूसरे एग्जांपल यहां कार्बोनिक एसिड H2CO3, तो ये 2H पॉजिटिव लूज करता है, ये मॉलिक्यूल है।
और इट विल चेंज इनटू क्या भी CO3 डाई नेगेटिव। तो ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता, ये नेगेटिव पॉजिटिव के साथ मिलकर दोबारा फिर स्टेबल मॉलिक्यूल बनाना चाहते हैं। तो लिहाजा ये मॉलिक्यूल नहीं है, ऑल्दो ग्रुप ऑफ एटम है, तो इसको रेडिकल्स कहते हैं। तो ये बेटा ट्रिकी इसमें चीज है कि आपने ये फर्क करना है कि क्या हर ग्रुप ऑफ एटम मॉलिक्यूल होता है, हर ग्रुप ऑफ एटम मॉलिक्यूल नहीं होता, उसमें कुछ रेडिकल्स होते हैं, मॉलिक्यूल का करैक्टर है कि वो इंडिपेंडेंटली यूज करता हो। तो अगर किसी मॉलिक्यूल के ऊपर कोई भी पॉजिटिव या बोलो कि अभी नेगेटिव चार्ज मौजूद हो, तो फिर उस मॉलिक्यूल को मेरा बेटा कहेंगे मॉलिक्यूल का आयन या मॉलिक्यूलर आयन। यहां मजे की कहानी सुनाता हूं, मॉलिक्यूलर आयन की फॉर्मेशन क्या है। तो मैंने यहां पर देखो, तो मैंने कहा कोई टारगेट मॉलिक्यूल है जिसके सेंटर में न्यूक्लियस है और उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में शेल में स्पिन कर रहे हैं। तो अगर इस मॉलिक्यूल के ऊपर हम बम्बार्ड कर दें, थ्रो कर दें हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन या हाई एनर्जी एक्स रेज, तो ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन या हाई एनर्जी रेज इसके वैलेंस शेल से टकराने के बाद इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने की सलाहियत रखती है, ये भी हो सकता है। या अगर ये रिमूव ना हो तो ये इलेक्ट्रॉन की बीम में से कोई एक इलेक्ट्रॉन इसमें से ऐड भी हो सकता है। तो इलेक्ट्रॉन के एडिशन से आप पढ़कर आए कि एनाइन बनता है और इलेक्ट्रॉन के रिमूवल से आप पढ़कर आए हैं केटाइन बनता है। इसलिए टारगेट मॉलिक्यूल आफ्टर अगर जो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया और ये खुद ऐड नहीं हुए जिनको बम्बार्ड किया था, तो फिर बनने वाला मॉलिक्यूल मॉलिक्यूलर केटाइन बनेगा, पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा। और अगर ये रिमूव ऑलरेडी प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन नहीं हुए बल्कि जिनको बम्बार्ड किया था वो इलेक्ट्रॉन भी उसके वैलेंस में से एक या मोर देन वन इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड हो गए, तो फिर वो मॉलिक्यूल जो था वो चेंज हो जाएगा किसमें, मॉलिक्यूलर एनाइन में। तो ये मैंने कहा कि इसको बम्बार्ड करके हाई एनर्जी रेडिएशन को, एनर्जी जो रेडिएशन है वो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की बीम या इलेक्ट्रॉन की रेज भी हो सकती है, एक्स रेज हो सकती है टारगेट मॉलिक्यूल पर, तो उस मॉलिक्यूल को चेंज किया जा सकता है किसमें, मॉलिक्यूलर आयन में। तो लास्ट क्वेश्चन है कि रिलेटिव अबंडेंस। तो यहां पर जैसे मैंने कहा कि मॉलिक्यूलर केटाइन और मॉलिक्यूलर एनाइन, तो सवाल असल यह है कि ज्यादा किस तरह के आयन के बनने के चांस हैं, किस तरह के मॉलिक्यूलर आयन के बनने के चांसेस हैं, मॉलिक्यूलर केटाइन टाइप के ज्यादा बनने के चांसेस हैं या मॉलिक्यूलर एनाइन के बनने के ज्यादा चांसेस हैं। इस बात को समझने के लिए हम वो बचपन में गेम खेला करते थे कि वो जमीन पर एक होल बनाकर वो बच्चे बंटे या अखरोट खेला करते थे। तो वो बेटे वो अखरोट एक हाथ में लेकर, उसका सूल कुछ ऐसे था, प्लेन मोड कुछ ऐसे था कि हम उसको बड़े सलीके से ऐसे फेंकते थे, क्योंकि जो होल के अंदर चले जाने होते थे वो हम उसके ओनर होते थे। फिर वो दूसरा प्लेयर बताता था कि इसको आपने निशाना लगाना है, तो हम इस तरह निशाना लगाते थे। अब अपने ज़हन में रखो कि अगर होल में फॉर एग्जांपल 3 पार्टिकल पहले मौजूद है, उस होल के अंदर जब मैंने अखरोट फेंके तो वो 3 पहले मौजूद है। अब मैंने जोर से जब निशाना लगाया, लाइक समझो जोर से निशाना लगाया, तो फेंका जाने वाला अखरोट भी जाके उस होल के अंदर लग गया। तो अपनी अकल से सोचना है कि चांस किसके ज्यादा है कि वो 3 भी वहीं पर मौजूद रहे और जिसको फेंका वो ऐड हो जाए और वहां पर 4 जमा हो जाए, इसके चांस ज्यादा है, या जब आपने फेंका तो टकराने के बाद पहले भी निकल जाए और जिसको फेंका वो भी वहां होल के अंदर स्टे ना करे, इसके चांस ज्यादा है। तो मेरी अकल तो ये कहती है कि वहां पर टकराने के बाद उनके स्कैटर्ड हो जाने के चांस ज्यादा है, उन पार्टिकल्स के रिमूव हो जाने के चांस ज्यादा है। इसलिए जब ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन टकराएगी तो ये खुद ऐड होने की बजाय जो पहले से मौजूद है उनके निकल जाने के चांसेस ज्यादा होंगे। उस गेम वाले से हमने बात समझी है, यानी मॉलिक्यूलर केटाइन बनने के चांसेस ज्यादा होंगे इसकी निस्बत के ये ना निकलते और ये खुद भी ऐड हो जाते, जिसके नतीजे में मॉलिक्यूलर एनाइन बनना था। तो इसलिए मॉलिक्यूलर केटाइन रिलेटिवली ज्यादा पाए जाएंगे। अबंडेंट का मतलब ही पाए जाने की कसरत होता है एज कंपेयर टू मॉलिक्यूलर एनाइन। मेरा ख्याल है आपके लिए ये सारा आर्टिकल बहुत आसान हो गया होगा, आपने खूब एंजॉय किया होगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।